स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चार्ज फ्रेमिंग यानी कि आरोप कैसे प्रचित करते हैं इसको कवर करेंगे। इसमें हम समझेंगे कि चार्ज क्या है, इसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, किन किन चीज़ों को आपको चार्ज फ्रेम जब करेंगे तो ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसमें हम एक प्रॉब्लम भी लेंगे जिस पर हम चार्ज फ्रेम करेंगे और लास्ट में हम इससे चार्ज फ्रेमिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। और ये जो टॉपिक है हर स्टेट के जुडिशरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोअर जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हों या हायर जुडिशरी का। तो वहां पे मुख्य परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर आता है। किसी भी स्टेट में यदि जजमेंट राइटिंग का पेपर यदि होता है तो वहां पे चार्ज फ्रेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। और इसलिए भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिस आपके जो भी राय है वो हमारे साथ शेयर करते हैं, तो ये एक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम आपके लिए और अच्छे टॉपिक्स पर इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर आरोप क्या होता है। देखिए आरोप की जो डेफिनेशन दी गई है सीआरपीसी के अंतर्गत, उस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। और सीआरपीसी क्योंकि अब लागू नहीं है तो ये जो डेफिनेशन है वो बीएनएस के जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है बीएनएसएस, उसके सेक्शन 2F में पहुंच गई है। यानी कि डेफिनेशन सेम ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो बस नंबर्स चेंज हो गया है। तो इस डेफिनेशन को सबसे पहले अपन देखते हैं। तो देखो आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों तो आरोपों का कोई भी शीर्ष किसके अंतर्गत आता है, आरोप के अंतर्गत आता है। वहीं इंग्लिश में देखें तो चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन। सीधी सी बात है, ये सिंपल ये डेफिनेशन जो है सेक्शन 2B के अंतर्गत और जो बीएनएसएस का सेक्शन 2F है अभी, तो उसके अंतर्गत ये जो डेफिनेशन है वो आरोप को एक्चुअल में परिभाषित नहीं करती है। ये सिर्फ इतना बताती है कि आरोप में शामिल क्या होगा। तो ये कहता है कि जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष होंगे तो आरोप का कोई भी शीर्ष जो है आरोप के अंतर्गत शामिल माना जाएगा। ये इतना बताता है। ठीक है। तो ये देखिए ये शीर्ष क्या होता है, हेड ऑफ चार्ज क्या होता है, जिसे हम आगे और समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक जनरल से समझ लीजिए कि जितने उसने आपराधिक कृत्य किए हैं और जिन धाराओं का उस पर आरोप लगता है वो आपके हेड ऑफ चार्ज होते हैं। बस अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए आप, जिन धाराओं के आरोप लगेंगे वो ही आपके क्या है, एक से अधिक मतलब शीर्ष हैं, आरोपों के शीर्ष हैं। ठीक है, हेड ऑफ चार्ज कहते हैं उसको। और आगे अपन जब लास्ट में अपन इस पर डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मेट पर, जब चार्ज फ्रेम करेंगे तो वहां पे उस चीज को और क्लियर करेंगे। ठीक है। अब एक्चुअल में जब ये चार्ज की डेफिनेशन नहीं करता है तो चार्ज होता क्या है, क्योंकि चार्ज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए। इसकी परिभाषा की बात करें तो आरोप एक लिखित कथन होता है, एक लिखित कथन है जिसमें जिसमें क्या है, अभियुक्त के विरुद्ध अभियुक्त के विरुद्ध अपराध की जानकारी होती है। यानी कि आरोप एक लिखित कथन होता है जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध अपराध की जानकारी होती है। ये एक सामान्य समझने के लिए परिभाषा है, ऐसी कोई विशेष डिसाइड परिभाषा नहीं है, समझने के उद्देश्य से ये परिभाषा बनाई गई है। ठीक है। तो जो आरोप होता है वो मुख्य रूप से क्या है, एक लिखित कथन होता है जो अभियुक्त को अपराध के बारे में जानकारी देता है, जो जो उसने आपराधिक कृत्य किए हैं उनके बारे में। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी और आगे हम बात करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि आरोप की रचना क्यों जरूरी है। देखिए आरोप जो है इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि आरोप मतलब चार्ज फ्रेमिंग इसलिए जरूरी होती है कि देखो अभियुक्त को आपराधिक कृत्य के बारे में ये जानकारी देता है, क्योंकि जब चार्ज फ्रेम होगा तभी तो अभियुक्त को ये पता चल पाएगा कि उस पर कौन से चार्ज है। ठीक है। और जब उसको दूसरी ये प्रतिरक्षा के उद्देश्य से भी आवश्यक होती है, क्योंकि अभियुक्त को जब आरोपों की जानकारी होगी
जो उसने आपराधिक कृत्य किया है उसकी सही जानकारी होगी कि कौन सी धाराओं का उस पर आरोप है, तो वो अपना बचाव भी अच्छे से कर पाएगा। इसलिए प्रतिरक्षा के उद्देश्य से भी आरोप की रचना जरूरी होती है। और तीसरा है कि ये सही निर्णय करने के लिए भी जरूरी होता है, क्योंकि देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोई भी जज जब जजमेंट करता है तो जजमेंट तो तभी होगा ना कि जज को ये पता हो कि किन धाराओं के अंतर्गत उसको सुनवाई करनी है और क्या चीजें उसको डिसाइड करनी है। तो इसीलिए जब चार्ज फ्रेमिंग ट्रायल स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रायल उन्हीं पे तो होगी जो चार्ज उस पर लगे हैं। तो इसलिए चार्ज फ्रेमिंग बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये शॉर्ट में अपन ने देख लिया कि चार्ज फ्रेमिंग क्यों जरूरी होता है। अब हमें आरोप रचना जब हम करते हैं, हम जब चार्ज फ्रेमिंग की बात करते हैं, तो हमें किन किन चीजों का जो है ध्यान रखना चाहिए, यानी कि क्या क्या चीजें जो हैं जरूरी हैं एक चार्ज फ्रेम करने के लिए। देखिए सबसे पहली चीज तो आपकी जो आईपीसी के जो कंसेप्ट हैं, यानी कि आईपीसी के स्थान पे अब इसको मान लीजिए आप वीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, क्योंकि अब यही लागू है। तो आईपीसी के स्थान पे बीएनएसएस लागू है, तो बीएनएस के जो भी कंसेप्ट हैं आपके वो बहुत क्लियर होने चाहिए आपके। ठीक है। और दूसरी चीज है कि आपके जो कंसेप्ट है डेफिनेशन वाइज जो बीएनएस के, और दूसरी चीज आपको उसके दांडिक उपबंध पता होना चाहिए। ठीक है। हम भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ये तो पढ़ेंगे कि कौन सा अपराध किस परिभाषा में है, लेकिन उसकी जो पनिशमेंट वाले सेक्शन है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि चार्ज जो लगता है वो जो एक्ट जिस सेक्शन में पनिशेबल होता है उसके अंतर्गत ही लगता है। ठीक है। तो आपको दांडिक उपबंध जो भी पीनल प्रोविजन है बीएनएसएस के वो पता होना चाहिए। तीसरी चीज है आपकी दांडिक क्षेत्र अधिकारिता। दांडिक क्षेत्र अधिकारिता से मतलब ये है कि उस कोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उस जो ऑफेंस है वो किसके द्वारा ट्रायल होना है। क्योंकि आगे हम देखेंगे जब चार्ज फ्रेम करेंगे तो कोर्ट का नाम जब डिसाइड करते हैं तो वहां पे ट्रायल किसके द्वारा उसका किया जाना है, किस कोर्ट के द्वारा उसका ट्रायल होना है, ये बहुत जरूरी होता है। चौथा है कि सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य की उपयोगिता आपको पता होना चाहिए। जो आपका कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट है, ये दोनों आपको अच्छे से इसके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। और क्योंकि जिससे आईपीसी के सेक्शन 34 में जो था ये, और ये 149, यानी कि इनकी उपयोगिता आपको पता होनी चाहिए। जब किसी भी अपराध में एक से ज्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो आपको इस चीज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कब सेक्शन 34 लगाना है, कब 149 लगाना है। और ये जो 34 है, अब ये बीएनएस का सेक्शन हो गया है सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5, और ये जो 149 है ये सेक्शन हो गया है आपका 190 बीएनएस का। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो सीआरपीसी है हमारी, उसके तहत जो भी आरोप से संबंधित प्रोविजन है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब क्योंकि बीएनएसएस हो गया है तो ये यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए। बीएनएसएस के अंतर्गत हम जो चार से रिलेटेड सेक्शन हैं वो अब पहुंच गए हैं आपके 234 से 234 से टोटल आपके 247 तक। तो ये आपको सेक्शन नंबर पता होना चाहिए, इनके जो प्रोविजन है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा चार्ज फ्रेम करवाएंगे। फिर फॉर्म नंबर 32, ये सीआरपीसी का है। अब ये जो है बीएनएसएस का जो है फॉर्म नंबर 33 हो गया है। ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें जो हैं आपको चार्ज फ्रेमिंग आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब ये सारी चीजें आपको आती होंगी। ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि चार्ज फ्रेमिंग के लिए मैनर क्या होगा, यानी कि किस मैनर में आपको चार्ज फ्रेम करना चाहिए। और आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अभी पीएस जुडिशरी जो है फ्री लाइव क्लासेस चला रहा है जो नए कानून हैं उन पर। और यदि आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं देनी है, तो आप तीनों जो नए क्रिमिनल लॉज हैं उसके लिए इस क्लास में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री रहेगी आपके लिए। रजिस्ट्रेशन भी फ्री है और आपकी क्लास की कोई फीस नहीं है। यानी कि ये जो क्लास होगी वो जूम या गूगल मीट पे होगी, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएंगी, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। और आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं।
एक बार फिर बोल देता हूँ, ये पूरी क्लास जो है आपकी फ्री रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आरोप रचित करने का ढंग क्या है। देखिए, सबसे पहले जब हम आरोप रचित करते हैं तो सबसे पहले ऊपर आता है कोर्ट का नाम। उसका क्या आता है? कोर्ट का नाम, टाइटल जिसको हम बोलते हैं, टाइटल ऑफ द कोर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपराध संख्या, संस्थित दिनांक, एफआईआर नंबर, सीएनआर नंबर वगैरह ये सब लिखते हैं। फिर पार्टीज के नाम आता है, पार्टीज की डिटेल्स आती हैं। फिर हमें लिखना होता है हेडिंग ऑफ चार्ज, मतलब आरोप का एक शीर्षक बनाते हैं। फिर मजिस्ट्रेट जो स्टेटमेंट होता है मजिस्ट्रेट का, कि मैं न्यायिक मजिस्ट्रेट आप पर ये आरोप लगाता हूँ, इस टाइप से वो स्टेटमेंट आपको लिखना होता है। और फिर उसके बाद में आरोपों की अंतर्वस्तु आपको लिखनी होती है। ठीक है, उसके बाद जो भी विचारण के डायरेक्शन जो होती है, कि मैं इसके द्वारा निर्देश देता हूँ कि आपका विचारण इस न्यायालय के द्वारा किया जाए, इस टाइप से ये डायरेक्शन लिखना होता है। फिर डेट और सिग्नेचर आपको बताना होता है वहाँ पे। फिर उसके बाद में एक्यूज्ड का प्ली आती है, प्ली ऑफ एक्यूज्ड आती है, यानी कि अभियुक्त का अभिभाग आता है। फिर उसके बाद अभियुक्त के हस्ताक्षर, और लास्ट में जो है मजिस्ट्रेट की सील एंड साइन। तो इस क्रम में जो है आपको चार्ज फ्रेम करना होता है। इस क्रम में जो है आपको इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आपको चार्ज फ्रेम करना होता है, यानी कि जो प्रारूप होगा वो इसी क्रम में होगा। तो अब ये एक समस्या है आपके सामने, तो इस समस्या पे हम जो है आगे चार्ज फ्रेम करेंगे इस वीडियो में। और इस समस्या को आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा, और उसको पॉज करने के बाद, पढ़ने के बाद आपको जो भी सेक्शन इसके समझ में आ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्योंकि आगे तो हमने फ्रेम किए ही हैं जो भी चार्जेस हैं, लेकिन आप उसको देखने से पहले, वीडियो को आगे देखने से पहले आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप जो भी समझ में आ रहा है आपको वो सेक्शन आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए, यानी कि दिनांक 30/6/2019 को ये उन वन है यहाँ पे। ठीक है, दोपहर 2 बजे अनिल, मदन और सुरेश जो है मोटरसाइकिल से कॉलेज से लौट रहे थे। तभी अचानक क्या है, विपरीत दिशा में एक कार नंबर DJ CA 285 का जो चालक था, नईम खान, तेज गति से आया और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। परिणामतः मोटरसाइकिल चालक मदन सिंह सहित जो दोनों पीछे बैठे व्यक्ति थे वो सड़क पर गिर गए। कार चालक मौके से भाग गया और दुर्घटना में अनिल की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जो बाइक चालक, जो बाइक सवार तीन थे उनमें से अनिल एक व्यक्ति था, उसकी मौके पर ही क्या है, डेथ हो गई। और जो मदन था उसके बाएं पैर में क्या है, फ्रैक्चर हो गया, अस्थिभंग यानी कि फ्रैक्चर हो गया। यानी कि जो उसका लेफ्ट पैर था मदन का, उसमें फ्रैक्चर हो गया। और सुरेश नाम का जो व्यक्ति था उसके चेहरे पे खरोंचे आई। सुरेश ने फिर रिपोर्ट दर्ज कराई, और उस रिपोर्ट पर पुलिस ने अन्वेषण स्टार्ट किया। और अन्वेषण के बाद जो है नईम खान के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में एक आरोप पत्र पेश किया। तो इस समस्या पे आपको जो है चार्ज फ्रेम करना है। और यहाँ पे कार नंबर जो है 1285 है। ठीक है, तो अभी जैसे स्टार्टिंग में कहा, आपको जो भी इस प्रॉब्लम को पढ़कर समझ में आए आप कमेंट जरूर कीजिए कि आप किस किस धारा के अंतर्गत आरोप इसमें लगाते। अब अपन चलते हैं कि इस पे आरोप कैसे लगाएंगे हम इस समस्या के अंतर्गत। अभी जब हम बात कर रहे थे पीछे कि आरोप के लिए क्या मैनर रहेगा, तो उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि कोर्ट का नाम जो है सबसे ऊपर आएगा। तो ये कोर्ट का नाम आ जाएगा। और उसमें हमने एक और चीज यहाँ पे डिस्कस की थी कि ये इसमें कोर्ट का नाम आएगा। और उससे पहले हमने एक और चीज यहाँ पे देखी थी कि इसके लिए आपको दांडिक क्षेत्राधिकार था पता होना चाहिए, कि किस, कौन सा अपराध किस कोर्ट के द्वारा विचारणीय है, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप ये वाला जो है नाम डिसाइड कर पाएंगे कि सेशन न्यायालय के द्वारा ट्रायल किया जाना है, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा, या मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसका नाम आता है नीचे। और कई बच्चे गलती कर देते हैं कि यहाँ पे अपना नाम लिख के आ जाते हैं, या कोई और नाम लिख के आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी नाम नहीं लिखना है, ये या तो आप ऐसे ही खाली छोड़ देंगे डॉट डॉट करके, या फिर आप क्या करेंगे, आबासा लिख सकते हैं आप, ABC जिसे XYZ जो बोलते हैं। और मेरे हिसाब से आप इसको डॉट डॉट करके खाली छोड़ दीजिएगा। और फिर साइड में अपन लिखते हैं RCS। RCS नहीं है ये, RCT होना चाहिए, रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल, ये आपका होना चाहिए। और फिर दूसरा आपका संस्थित दिनांक, जिस डेट में एफआईआर हुई है वो आपको लिखना है। और फिर अपराध संख्या, जो एफआईआर नंबर होगा उसमें लिखा होगा, तो वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद ये टाइटल बनेगा आपका। तो मध्य प्रदेश राज्य अभियोजन पक्ष हमेशा जो है राज्य ही होता है। ठीक है,
तो पार्टीज के नाम में हमें क्या है, सबसे पहले जो है अभियोजन पक्ष का लिखना होता है। तो अभियोजन पक्ष हमेशा जो है स्टेट होता है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा थाना प्रभारी पुलिस थाना MP नगर भोपाल मध्य प्रदेश, ये जो है आपका अभियोजन पक्ष है। और एक और चीज मैं ये बता दूं कि अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग होता है। तो इतनी सी चीज जो है, राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो ये थाना प्रभारी का नाम नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट राजस्थान राज्य लिखा जाता है। ठीक है, ये लिखने के बाद में विरुद्ध आता है, अगेंस्ट किसके है ये केस। फिर ये पार्टीज का नाम आता है जिसके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ है। तो ये नईम खान जो है थोड़ा सा यहाँ आगे लिख गया है, ये यहाँ से लिखना है आपको, इस लाइन की सीध में आके, है ना, इस लाइन की सीध में लिखना है आपको। तो नईम खान, इसकी जो भी एज है वो पिताश्री और निवासी, ये आपका हो जाएगा अक्यूज्ड। ठीक है, जब एक से ज्यादा अभियुक्त होंगे तो यहाँ पे नंबर हम डाल देंगे। क्या है, जब एक से ज्यादा अभियुक्त होंगे तो नंबर डाल देंगे, और जब दो तीन जितने भी होंगे ऐसे करके नंबर डाल के, और हम यहाँ पे अभियुक्त के स्थान पे हम लिखेंगे फिर अभियुक्त गण। ओके, यहाँ तक आपको ये टाइटल आपको समझ में आ गया होगा। कोर्ट का नाम और पक्षकारों का वर्णन लिखने के बाद में हम जो है आरोप हेडिंग डालेंगे, आरोप हेडिंग डालेंगे, और नीचे लिखेंगे कि आज दिनांक को रचित। ठीक है, इस प्रकार से लिखने के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे मजिस्ट्रेट का कथन लिखेंगे कि मैं न्यायिक मजिस्ट्रेट। यहाँ पे जो है जब आप एज अ जज बन जाते हैं तो अब मजिस्ट्रेट का नाम लिखा जाता है इस स्थान पे। लेकिन जब आप एग्जाम में जब ये आरोप बना रहे हैं तो आप यहाँ पे डॉट डॉट करके खाली ही छोड़ दें, या फिर आप लिखना चाहें तो XYZ लिख सकते हैं, पर इसको खाली छोड़ना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो क्योंकि ये जो मामला है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट हैं सारे सेक्शन, तो हम लिखेंगे मैं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। और यदि वो ट्रायल बाय सेशन है तो यहाँ पे आप जो है सेशन न्यायालय का नाम लिखेंगे, मैं सत्र न्यायाधीश, नाम मैं सत्र न्यायाधीश जो भी रहेगा। आप पर आप अभियुक्त नईम खान, उम्र जो है आपकी दी नहीं है, क्योंकि दी हो तो वहां पे लिख देना है। पुत्र पिताजी का यदि नाम दिया हो अभियुक्त के, तो अभियुक्त के पिताजी का नाम हमें यहाँ पे लिख देना है, पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूँ। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। ये जो है मजिस्ट्रेट का कथन ऊपर आता है कि मैं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आप अभियुक्त नईम खान पे, नईम खान जो भी उम्र है, पिता पुत्र श्री निम्नलिखित आरोप लगाता हूँ। प्रथमतः आपने दिनांक 30/6/2019 को दोपहर 2 बजे या उसके लगभग, स्थान का नाम आता है यहाँ पे देखिए। आरोप की जब शुरुआत होती है तो उसमें आपको घटना की डेट देनी होती है, और जब घटना की दिनांक नहीं दी होती है तो वहां पे आप डॉट डॉट करके खाली छोड़ देते हैं। और समय भी नहीं दिया होता है तो आप लिख देते हैं कि दोपहर शाम जो भी, तो इतने बजे या उसके लगभग। फिर स्थान, क्योंकि इस प्रॉब्लम में क्या है, हमें कोई स्थान नहीं दिया गया था, तो स्थान का हमने स्थान जो है खाली छोड़ दिया है। ठीक है, तो उस स्थान में लोक मार्ग पर वाहन क्रमांक DJ 20 CA 1285 को उपेक्षा पूर्वक या उतावलेपन से इस प्रकार चलाया जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो गया, या उपहति या क्षति कारित होना संभव हो गया, और जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला जो आपका एक्ट था, आपने क्या है, इस प्रॉब्लम को फिर से देखें हम, तो आपने जो क्या है, एक तो तेज गति से आपने गाड़ी चलाई, और तेज गति से गाड़ी चलाई विपरीत दिशा में आपने चलाई, तो आपने कहीं ना कहीं उपेक्षा उतावलेपन से गाड़ी चलाई, जिससे क्या है, मानव जीवन संकटापन्न हुआ या उपपत्ति क्षति होना संभाव्य हो गया था। ठीक है, तो इस कारण से जो आपका एक्ट रहा है वो सेक्शन 279 के अंतर्गत पनिशेबल है। ठीक है, इसलिए 279 का चार्ज लगा है। ये जो चार्ज हमने फ्रेम किए हैं वो IPC के अकॉर्डिंग किए हैं। और इन फ्यूचर यदि आप वीडियो को देख रहे होंगे, यहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपके सिलेबस के विषय होंगे, तब जो BNS का सेक्शन आप यहाँ पे जो है, वो BNS का सेक्शन ये जो है 279 जो है अब हो गया है आपका 281। तो BNS का 281 के अंतर्गत आप लिखेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 के अधीन दंडनीय अपराध है, बस इतना चेंज होगा। ठीक है, और द्वितीयता आपने यहाँ पे एक और चीज स्पष्ट कर दूं कि हमने जब सेक्शन 2B CRPC और जो BNSS का सेक्शन 2F था उसके अंतर्गत जो आरोप की परिभाषा देखी थी, उसमें हमने देखा था कि एक से अधिक सीट्स हैं तो उनमें से कोई भी सीट्स आरोप के अंतर्गत आता है।
तो ये शीर्ष की जो बात हो रही थी, हेड ऑफ चार्ज की बात हो रही थी, तो यही आपका क्या कहलाता है, हेड ऑफ चार्ज है। अब आपको आई होप आपको वो चीज समझ आ गई हो कि हेड ऑफ चार्ज क्या होता है, यानी कि चार्ज के सीट्स क्या होते हैं। ये एक सीट्स हो गए, ये दूसरा सीट्स है, ये तीसरा सीट्स है, तो इनमें से एक सीट्स भी क्या है आपका आरोप में शामिल होता है। ठीक है, अब दूसरा जो आरोप है, पहला तो आपने क्या है गलत तरीके से वाहन चलाया पिक्चर और उतावलेपन से, तो सेक्शन लग गया 279। दूसरा क्या है सेक्शन है कि आपने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान में, देखिए फिर से हमें ये घटना का दिनांक समय और स्थान को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, अपन यहाँ पे एक वर्ड यूज कर देते हैं, उक्त घटना दिनांक। ठीक है, उस स्थान में वाहन चलाकर, वाहन कार क्रमांक DJ 20 CA 1285 को उतावलेपन और उपेक्षा से चलाकर मदन अनिल सुरेश की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, और जिसमें क्या है टक्कर मारकर अनिल की मृत्यु कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 A के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा एक्ट क्या हुआ कि जब उसने टक्कर मार दी, तो टक्कर मार के जो अनिल था उसकी मृत्यु हो गई। जो नईम खान था एक्यूज्ड पर्सन है, उसका इंटेंशन तो नहीं था, 300 वाले कंटेंट उसमें शामिल नहीं थे, ना ही सेक्शन 299 के जो आईपीसी के जो पुराने हमारे प्रोविजन थे उनके कंटेंट इसमें शामिल थे, क्योंकि ये जो मृत्यु की गई है वो उपेक्षा और उतावलेपन से वाहन चलाकर की गई है, इसलिए सेक्शन 304A लगा है इसमें, है ना। और बीएनएस में ये सेक्शन आपका हो गया है 106 का सबसेक्शन 1। ठीक है, तो 106 का सबसेक्शन 1 आ जाएगा यहाँ पे, जब आप भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इन आरोपों को वर्जित करेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आई। दूसरा हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो इस प्रॉब्लम में क्या था, लिखा था ना कि पीछे से गाड़ी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, उसके परिणाम स्वरूप अनिल की जो थी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। तो ये इस एक्ट के लिए हमने ये जो सेक्शन लगाया है 3048। तीसरा था हमारा, तीसरा आरोप लगा है उस पर कि आपने उक्त घटना दिनांक समय और स्थान में वाहन क्रमांक DJ 20 1285 को उतावलेपन व उपेक्षा से, यहाँ पे को नहीं लिखा हुआ है, को उतावलेपन व उपेक्षा से चलाकर मदन अनिल व सुरेश की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर मदन व सुरेश को घोर उपति कारित की, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 338 के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है। और जो इसमें जो घोर उपति का सेक्शन लगाया है हमने, तो उपेक्षा उतावलेपन के कारण यदि कोई घोर उपति होती है, उसके लिए आईपीसी का जो सेक्शन था 338 लगता था, 338। और अब जो है भारतीय न्याय संहिता का ये जो सेक्शन हो गया है आपका 125 हो गया है। ठीक है, और घोरोपति जो आपका सेक्शन है घोरोपति, जिसमें परिभाषा की गई है घोरोपति की, वो पहले 320 में थी। कौन से एक्ट घोरोपति माने जाते हैं, क्योंकि देखिए घोरोपति में उपपत्ति तो शामिल होती ही है, तो वो कौन सी एक्ट हैं वो घोरोपति माने जाएंगे, वो आपके पहले बताए थे 320 में, और अभी जो है वो 116 में हो गए। ठीक है, तो तीसरा ये जो आरोप लगाया, क्योंकि देखिए मदन का पैर फ्रैक्चर हुआ है और उसके चेहरे पे भी क्या है खरोंच आई है, खरोंच हो सकता है स्थायी हो, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं किया किस प्रकार की है, तो हमने उसको घोरोपति मान के ही इसमें एक ही सेक्शन लगा दिया है उस पर 338 के अंतर्गत। यदि उसको सामान्य क्षतियां होती जो कि घोरोपति में नहीं आती, तो फिर एक और सेक्शन का हम चार्ज लगाते, वो लगता 337 का। ठीक है, 337 का चार्ज लगाते और बीएनएस का सेक्शन 126 क्यों लगता, क्योंकि देखिए फिर सुरेश के सामान्य क्षतियां यदि होती तो वो क्या है घोरोपति नहीं होती, उपपत्ति होती, तो उसके लिए चार्ज लगता एक, और घोरोपति के लिए मदन के संबंध में लगता। तो इस प्रकार यहाँ आपको ये चार्ज फ्रेम करना है, इन तीन धाराओं के अंतर्गत हमने जो है चार्ज लगाए हैं उस प्रॉब्लम के बेस पे। और फिर आपको लिखना है मजिस्ट्रेट का, यहाँ पे मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर और मुद्रा आती है, ये लिखना नहीं है आपको, दरअसल यहाँ पे लिखना है आपको न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जो भी एड्रेस रहेगा वो आपको लिखना है। ठीक है, जेएमएफसी शॉर्ट में मैंने लिखा है। फिर आपका आएगा अभियुक्त का अभिभाग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहीं तक चार्ज जो है बनाकर छोड़ देते हैं, तो इसमें नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, आपको एक्यूज्ड की प्ली भी लिखना है। ठीक है, एक्यूज्ड की प्ली में आपको ये लिखना है
कि उपरोक्त जो आरोप हमने अभी लगाए वो अभियुक्त को पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है तथा विचारण की मांग की। ये लाइन आपको लिखना है अभियुक्त के अभिभाग में। ठीक है, यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे एक्यूज्ड के और नीचे मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर, यानी कि ये आपको नहीं लिखना है, ये लिखना है आपको, है ना। पीछे भी जब अपन ने यहाँ पे बात की थी तो यहाँ पे जब बात कर रहे थे तो आपको ये चीज लिखनी है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपके ये फॉर्मेट जो है आपका चार्ज फ्रेम करने का रहेगा। ठीक है, तो हमने इस प्रॉब्लम के बेसिस पे पूरे फॉर्मेट को फॉलो करते हुए कि आरोप कैसे प्रचित करते हैं उस पर हमने चर्चा की। देखिए, सबसे पहले हमने एक बार और इस पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कोर्ट का नाम और पार्टीज के नाम देखे, फिर यहाँ पे हमने चार्ज लगाए, कौन कौन से एक्ट के अनुसार ये जो है चार्ज लगे, और ये लास्ट में हमने अभियुक्त का अभिभाग लेगा। अब समस्या ये आती है कि जब एक से अधिक अभियुक्त होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा सेक्शन 34 और सेक्शन 149 के संबंध में। ये अभी आपका बीएनएस में हो गया है, बीएनएस में आपका हो गया है सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, और ये आपका सेक्शन हो गया 190, यानी कि कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट पे। देखिए, जब किसी भी मामले में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, दो व्यक्ति जब मिलकर अपराध करते हैं तो उन उनके संबंध में जो उनका आपराधिक कार्य है तो सेक्शन 34 उसमें लगाना होता है। तो इसका जो है हम किसी अलग लेक्चर में एक सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के चार्ज कैसे फ्रेम करते हैं अगले किसी वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। लेकिन एक जनरल सा डिफरेंस ये है कि 149 यानी कि जो विधि विरुद्ध जवाब के जो उद्देश्य हैं जो 141 के अंतर्गत बताए गए थे, और बीएनएस का सेक्शन ये है आपका 189 के सबसेक्शन 1, ये आपका जो है विधि विरुद्ध उद्देश्य बताए गए हैं, उन विधि विरुद्ध उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। और 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति हैं, 5 से ज्यादा ज्यादा व्यक्ति यदि हैं और उनका उद्देश्य जो है इस सेक्शन में बताया गया विधि विरुद्ध उद्देश्य है, तो ये सेक्शन लगाते हैं सेपटित धारा 149। अन्यथा फिर यदि 2 से ज्यादा होते हैं और इनका इंटेंशन यदि ये नहीं है, विधि विरुद्ध जमा वाला उद्देश्य नहीं है, तो जनरली हम सेक्शन 34 लगाते हैं। ठीक है, और अगले किसी वीडियो में हम बात करेंगे कि सेक्शन 34 का मतलब एक से ज्यादा अभियुक्तों का चार्ज कैसे लगाना है। और आज के वीडियो के इंपॉर्टेंट टिप्स ये हैं आपके। देखिए, टिप्स हैं जब आप चार्ज फ्रेम करते हैं एग्जाम में, तो चाहे एग्जाम में आप चार्ज फ्रेम करेंगे या प्रैक्टिस के तौर पे आप चार्ज फ्रेम करें, तो सबसे पहली चीज जो आपके कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, जितना हो सके आपको कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इसके लिए आप जजमेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है, निर्णय आप पढ़ सकते हैं, तो वहां से आपके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होंगे। दूसरी जो बीएनएस है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज आपको जो जब चार्ज फ्रेम करना है, चार्ज फ्रेम करने से पहले आपको प्रॉब्लम को 2 से 3 बार पढ़ना है। ठीक है, मिनिमम 2 बार तो आपको पढ़ना ही है। और फिर उसको जो आपने बीएनएस पढ़ा है उसके सेक्शन के अंदर ढूंढना है, कैसे कहाँ पे कौन सा एक्ट जो है किस सेक्शन में आ रहा है। तो उस हिसाब से आपको प्रॉब्लम को पढ़ते हुए वहीं पेंसिल से सेक्शन नंबर लिख देना है, जो भी प्रॉब्लम एक्ट लग रहा है आपको। जैसे अभी हमने इस प्रॉब्लम में देखा, जैसे इसमें हमने देखा तेज गति से उसने विपरीत दिशा में, तो ये क्या हो गया आपका, यहीं पे आप लिख देते 279। फिर अब इसने आगे चल के हार्म कर दिया किसी व्यक्ति को, क्या है पीछे बैठे व्यक्ति को, गिर गए और भाग गया, और अनिल की जो है मौके पर ही मृत्यु हो गई, क्योंकि तेज गति से चलाते हुए मृत्यु हो गई, तो यहीं आपने लिख देना है 304A। ठीक है, जो जो चीजें आप एक्ट से समझ में आएगा वैसे वैसे आप सेक्शन लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर जिसकी प्रैक्टिस, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ज्यादा आपकी जो है चार्ज फ्रेमिंग अच्छी होगी। जब चार्ज फ्रेमिंग आपकी अच्छी होगी तो आप जजमेंट भी अच्छा लिख पाएंगे। फ्री क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन और क्लासेस दोनों फ्री हैं, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, आप यदि भारतीय न्याय संहिता हमसे पढ़ना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं, और आपका कोई भी डाउट है
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।